कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने पूरा सूट पहन रखा होता है। ये सभी एक छिपे हुए आदमी को सर्च कर रहे होते हैं। इनमें से एक अपने स्कैनर की मदद से आसपास को स्कैन करता है और उसे उस हिडन इंसान का सिग्नेचर मिल जाता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर एक बॉम्ब थ्रो कर देता है, लेकिन सामने वाला उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद आखिरकार टीम का एक और बंदा उस इंसान को टारगेट करके उसे उड़ा देता है और उसे किल कर देता है। ये देखकर उसकी पूरी टीम शॉक्ड रह जाती है कि उसने इतनी आसानी से अपने ओपोनेंट को खत्म कर दिया। इसके बाद टीममेट्स उसकी तारीफ भी करते हैं और यहाँ से हमें एक बड़ा रिवील मिलता है। असल में जो कुछ हम अभी तक देख रहे थे वो रियल वर्ल्ड नहीं था, ये सब एक गेम वर्ल्ड था और बाहर बैठे हुए लोग इसे सिर्फ एक गेम की तरह खेल रहे थे। इस गेम का नाम बट उम्र होता है और जिस लड़के ने आखिरी इंसान को मारा था वही इस पूरी कहानी का मेन हीरो है। उसका नाम री ये कमोडो है। वो खुद को इस गेम का किंग समझता है और उसे अपनी स्किल्स और रैंकिंग पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अगले दिन कुछ लड़के बाहर बैठे होते हैं और यूटो अपने घर में मौजूद होता है। उसके फ्रेंड्स उससे बताते हैं कि इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही और उन्हें नए पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। यूटो बोलता है कि इस मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स तो उसी ने अर्न किए हैं। उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि इस मैच के बाद उनकी रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर काफी ऊपर पहुंच चुकी है। जापान में उनके जैसा कोई दूसरा प्लेयर नहीं है। ये सुनकर यूटो सोचता है कि अब उसे सिर्फ जापान के प्लेयर्स से नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी कम्पीट करना चाहिए। तभी उसका एक फ्रेंड वीडियो कॉल करता है और बताता है कि उन्हें चैलेंज किया गया है और ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, ये उसी गेम का वर्ल्ड रैंक 2 प्लेयर है। ये सुनते ही यूटो मन ही मन हंसता है और कहता है कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। उसके फ्रेंड्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब शायद वो लोग गेम में रैंक 1 बन जाएं। दूसरी तरफ जापान के कई लोग इस मैच को लाइव वॉच कर रहे होते हैं। यहाँ हमें गेम के बारे में भी कुछ डिटेल्स बताई जाती हैं। बताया जाता है कि ये एक पॉपुलर गेम है जिसकी कई मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी हैं। गेम में किसी तरह की रियल वेपन का यूज नहीं होता। ओपोनेंट्स को डिफीट करने के लिए स्पेशल बॉम्ब्स और दूसरे इन गेम टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमी को लोकेट करने के लिए स्कैनर और सेंसर भी यूज किया जा सकता है। मतलब प्लेयर को अपने स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और गेम सेंस के आधार पर ओपोनेंट को आउटस्मार्ट करना पड़ता है। इसके बाद हम यूटो को गेम के अंदर देखते हैं। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि अब वो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के खिलाफ भी फाइट करेगा और धीरे धीरे इस पूरे गेम का नंबर 1 प्लेयर बनेगा। लेकिन इसी बीच एक स्ट्रेंज सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। यूटो अचानक खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाता है। वो कंफ्यूज्ड होता है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। उसका पूरा बॉडी पेन कर रहा होता है और उसे कुछ भी प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा होता। अचानक उसे पता चलता है कि वो एक पेड़ से लटका हुआ है। वो किसी को आवाज देता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ ही देर बाद वो नीचे गिर जाता है। वो जमीन पर खड़ा होकर आसपास ऑब्जर्व करता है और सोचता है ये कौन सी जगह है। फिर धीरे धीरे उसे याद आने लगता है कि इससे पहले वो अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा था। वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आता। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर जाती है। उसके हाथ पर ब्लड लगा हुआ होता है। ये देखकर यूटो काफी डर जाता है। वो आसपास देखता है और फिर उसे अपने पॉकेट में रखा हुआ फोन याद आता है। वो फोन निकालता है लेकिन यहाँ कोई सिग्नल नहीं होता। अब उसकी कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने हाथ में मौजूद एक स्ट्रेंज डायमंड जैसी चीज पर जाती है। ये डायमंड ग्रीन कलर का होता है और ऐसा लगता है जैसे वो उसके हाथ के अंदर इंसर्ट हो गया हो। यूटो घबराकर सोचता है कि आखिर ये चीज क्या है। सबसे स्ट्रेंज बात ये होती है कि उसे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा होता, बल्कि वो उस डायमंड को अपने हाथ के अंदर क्लियरली फील कर सकता है। अब उसे शक होने लगता है कि शायद उसके साथ कोई स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट हुआ है या फिर उसे किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया गया है। तभी उसे कुछ अननोन साउंड सुनाई देती है। वो डर कर पीछे हटता है। कुछ देर बाद उसे अपने पैर के पास एक बैग दिखाई देता है। वो बैग ओपन करता है तो अंदर कुछ कपड़े और फूड सप्लाईज मिलती हैं। यूटो एक बॉटल निकालकर पानी पीता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि चाहे जो भी हुआ हो पहले उसे पता लगाना होगा कि आखिर वो है कहाँ। वो आसपास की पूरी लोकेशन एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाने के बाद यूटो समझता है कि वो एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन तभी उसे आसपास अजीब इंसेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। वो एक बड़ी स्पाइडर को देखता है और पूरी तरह पैनिक हो जाता है। यूटो आंखें बंद करके वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। उसका बस एक ही गोल होता है, किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलना। भागते भागते वो अचानक ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो सामने का सीन देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसके सामने बहुत सारा पानी होता है, यानी वो एक सी के किनारे पहुंच चुका होता है। यूटो चिल्लाकर पूछता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक आइलैंड पर मौजूद है। इसके बाद स्टोरी वापस उसकी पुरानी लाइफ की तरफ शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि यूटो पहले अपने घर में रहता था। वो अपनी माँ से काफी गुस्से में बात कर रहा होता है। यूटो अपनी माँ से कहता है कि उन्होंने उसके लिए वो नौकरी क्यों अरेंज की थी। वो साफ बोलता है कि उसे उस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो किसी के लिए काम करना नहीं चाहता। वो अपनी माँ से ये भी कहता है कि उसके पर्सनल प्लान्स हैं और उसे अपने काम से दूर रहना चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ उसे देखती रह जाती है और उसके चेहरे पर साफ एंग्जाइटी दिखाई देती है। उसे अपने बेटे के बिहेवियर की चिंता होती है। बाद में रात होने लगती है और यूटो एक जगह बैठा सोच रहा होता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी 2 स्ट्रेंज लोग उसके पास आते हैं। वो लोग यूटो से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उनकी बातें सुनकर यूटो अपनी पुरानी मेमोरीज याद करने की कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि शायद ये सारी चीजें उस वक्त स्टार्ट हुई थी जब उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी मेमोरी को ज्यादा डिग करता है उसके सामने अपनी माँ का एक स्ट्रेंज चेहरा दिखाई देता है। ये देखकर यूटो फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ टाइम बाद सूरज डूब जाता है। यूटो अपना फूड फिनिश करता है और राहत की सांस लेते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ उसने पहले ही स्टोर से कुछ खाने का सामान खरीद लिया था। इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसे बैग पर पड़ती है जो उसे
उसे मिला तो था लेकिन उसका नहीं था। वो कुछ देर सोचता रहता है कि उसे उस बैग को ओपन करना चाहिए या नहीं। आखिरकार वो बैग खोल देता है और अंदर उसे कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देते हैं। वो उनमें से एक बॉक्स उठाता है। जैसे ही उसके हाथ से उस बॉक्स का बटन प्रेस होता है, उसमें एक काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। 10, 9, 8। जैसे जैसे टाइमर नीचे आता है, यूटो की हार्ट बीट तेज होती जाती है। जब काउंटडाउन लगभग फिनिश होने वाला होता है तो यूटो घबराकर उस बॉक्स को दूर फेंक देता है। कुछ ही डिस्टेंस पर जाकर वो बॉक्स जमीन पर गिरता है और अचानक उसमें जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। यूटो शॉक्ड रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि उस बैग के अंदर मौजूद ये बॉक्सेस असल में बॉम्ब्स हैं। वो खुद से पूछता है कि आखिर ये सारे बॉम्ब्स उसके बैग में कौन छोड़ कर गया है। यूटो सोचता है कि उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक आदमी जैसी शैडो पर पड़ती है। यूटो उसे देखकर हेल्प मांगता है। वो पूछता है, क्या वहाँ कोई है? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन सामने वाला उसकी बात सुनने के बजाय एक ऑब्जेक्ट उसकी तरफ थ्रो कर देता है। वो चीज जमीन पर गिरती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। यूटो पीछे की तरफ गिर जाता है और पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। यूटो उस बैग को देखता है और अचानक उसे अपने पुराने गेम की याद आती है। उसे समझ आता है कि इन बॉम्ब्स का मैकेनिज्म बिल्कुल उसी गेम जैसा है जिसे वो पहले खेला करता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ये सब रियल था। यूटो घबराकर वहाँ से भागने लगता है। वो खुद से कहता है कि ये कोई जोक नहीं हो सकता, लेकिन उसके पीछे वाला आदमी लगातार बॉम्ब थ्रो करता रहता है। यूटो किसी तरह बचता रहता है और लगातार भागता जाता है। वो आदमी भी परेशान होकर बोलता है कि आखिर ये लड़का फाइट क्यों नहीं कर रहा। यूटो धीरे धीरे थकने लगता है। फिर एक मोमेंट पर वो रुक कर सोचता है कि अगर वो सिर्फ भागता रहा तो कभी नहीं जीत पाएगा। उसे इस एनिमी का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उस आदमी का एक और अटैक आता है और यूटो मुश्किल से बच पाता है। अब उसे समझ आता है कि अगर उसने इस आदमी को स्टॉप नहीं किया तो वो खुद मारा जाएगा। यूटो अपने बैग से एक और बॉम्ब निकालता है, लेकिन शुरुआत में वो ठीक से समझ नहीं पाता कि इसे कैसे यूज करना है। फिर उसे याद आता है कि गेम में भी ऐसे बॉम्ब्स होते थे जिनमें टाइमर और स्विच का यूज किया जाता था। वो वही स्ट्रेटेजी रियल लाइफ में अप्लाई करने का डिसीजन लेता है। यूटो बॉम्ब का टाइमर एक्टिवेट करके उसे एनिमी की तरफ थ्रो करता है, लेकिन सामने वाला भी काफी स्किल्ड होता है। कुछ बॉम्ब्स मिसफायर होते हैं, कुछ पानी में गिरते हैं और कुछ ब्लास्ट होने के बाद भी यूटो को कोई क्लियर एडवांटेज नहीं मिलता। अब दोनों के बीच पूरा चेस और सर्वाइवल बैटल चल रहा होता है। एनिमी लगातार यूटो को सर्च कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे पता है यूटो कहीं आसपास ही छिपा हुआ है। यूटो अब खुद भी डरने लगा होता है कि शायद सामने वाला सेंसर या राडार की तरह उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। उसकी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता है कि वो इस गेम का चैंपियन है। अगर उसने वर्चुअल वर्ल्ड में इन बॉम्ब्स का यूज सीख रखा है तो शायद रियल वर्ल्ड में भी वही स्किल्स काम आ सकती हैं। वो फिर एक प्लान बनाता है। यूटो बॉम्ब को टाइमर के साथ सेट करता है और केयरफुली उसका पोजीशन डिसाइड करता है। वो एनिमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एनिमी उसे खोजते हुए वहां पहुंचता है और अंत में यूटो खुद को बचाने के लिए एक बड़ा रिस्क लेता है। वो पानी के अंदर चला जाता है। एनिमी ऊपर खड़ा होकर सोचता है कि यूटो ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए आखिरकार बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन यूटो पानी के अंदर भी अपना काउंटडाउन प्रिपेयर कर चुका होता है और जब टाइमर लगभग खत्म होने वाला होता है तभी वो बॉम्ब को सही जगह एक्टिवेट कर देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है। पानी के अंदर यूटो अपनी आंखों के सामने उस एनिमी की बॉडी को नीचे गिरते हुए देखता है। अब यूटो धीरे धीरे पानी से बाहर आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई विक्ट्री एक्सप्रेशन नहीं होता। उसने पहली बार किसी इंसान को मार दिया होता है। उसे अंदर से काफी बुरा लग रहा होता है। वो खुद को समझाता है कि अगर उसने उस आदमी को नहीं मारा होता तो वो आदमी उसे मार देता। इसी के बाद उसकी नजर उस एनिमी के ब्लड स्टेन्ड बैग पर पड़ती है। यूटो उस बैग को देखता है और सोचता है कि अब से उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहने वाली। अब उसे अपनी जिंदगी में लोगों को मारना पड़ सकता है। और इसी डार्क रियलाइजेशन के साथ एपिसोड का मेन पार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी मिलता है। पोस्ट क्रेडिट में यूटो गेम के ऑफिस में काम मांगने के लिए पहुंचा होता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई जॉब नहीं मिलती। इसके बाद हम यूटो को फिर से अपने रूम में बैठकर गेम खेलते हुए देखते हैं। तभी उसकी माँ उसके रूम में आती है और पूछती है कि क्या वो फिर वही गेम खेल रहा है। यूटो इरिटेटेड होकर अपने हेडफोन निकालता है और अपनी माँ से कहता है कि उसने कितनी बार कहा है कि उसके रूम में बिना परमिशन एंटर मत किया करें। उसकी माँ बताती है कि वो कुछ कह रही थी, लेकिन यूटो सुन ही नहीं रहा था। तभी उसके ऑनलाइन गेमिंग फ्रेंड्स मजाक करते हैं कि क्या वो अभी भी अपनी मॉम से डांट खाता है। यूटो वहाँ से और ज्यादा इरिटेटेड होकर अपनी माँ से बात करने लगता है। उसकी माँ उसे एक जॉब के बारे में बताती है। वो कहती है कि शायद अपने अंकल से बोलकर उसे एक स्टोर में काम दिलवा सकती है, लेकिन यूटो फिर वही जवाब देता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। उसकी माँ पूछती है कि आखिर वो एक छोटी गेम कंपनी में काम करने का अपना सपना कब तक छोड़ देगा। ये सुनकर यूटो काफी एंग्री हो जाता है। अचानक उसके पास मौजूद गेम के रिक्रूटमेंट ऐप जैसा एक ऑब्जेक्ट सामने आता है और दीवार के अंदर गायब हो जाता है। उसकी माँ पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और रोने लगती है। यहीं से हमें पता चलता है कि यूटो अपनी मॉम के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं करता था। इसके बाद यूटो उस ऑब्जेक्ट को खोलता है और अचानक वापस गेम में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि शायद जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि शायद वो असल में उस ब्लडी गेम वर्ल्ड में फंस चुका है। और अब सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि क्या वो कभी वापस रियल वर्ल्ड में लौट पाएगा या नहीं। अंत में हमें एक लेक के पास यूटो दिखाई देता है। वहाँ उसकी नजर पानी के अंदर मौजूद एक ब्यूटीफुल लड़की पर पड़ती है जो खुद को पानी से क्लीन कर रही होती है। यूटो उसके पास चला जाता है। लड़की उसे देखकर डर जाती है और बेहद स्ट्रेंज तरीके से रिएक्ट करती है। इसके बाद वो अपने बारे में बताती है कि उसके पास इस आइलैंड पर रहने की एक स्पेशल
स्पेशल रीजन है। शे यहाँ किसी पुरानी गलती की सजा भुगत रही है और इसी मिस्टीरियस रिवील के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, इस एपिसोड में हमें एक सिंपल गेमर की लाइफ से लेकर एक पूरी तरह डेंजरस रियल लाइफ सर्वाइवल गेम तक का सफर देखने को मिलता है। यूटो ने पहले गेम के अंदर लोगों को डिफीट किया था, लेकिन अब उसे उसी तरह के वेपन्स का रियल वर्ल्ड में यूज करके अपनी जान बचानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसे समझ आ चुका है कि इस गेम वर्ल्ड में हारने का मतलब सिर्फ मैच लूज करना नहीं है, यहाँ हारने का मतलब है सीधा डेथ। तो आगे यूटो इस वर्ल्ड से कैसे बाहर निकलेगा, उस स्ट्रेंज ग्रीन डायमंड का सीक्रेट क्या है और वो मिस्टीरियस लड़की आखिर कौन है, ये सब जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो अगले एपिसोड के साथ।